मिस किया, मतलब किसको हीट करेंगे तुम? कीटोन को ना? एसीटोन को, हाँ। हाँ, एसीटोन को हीट करेंगे 750 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये भी बोलो। एसीटोन को अगर 750 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो मैंने पायरोलिसिस बताया इसे। बोलो, तो ये बनेगा कीटोन। अब बताओ। हाँ सर। तो हाँ, शीट में उन्होंने हीट करके मेसिटाइलिन बनाया है, तो वो कंडीशन डिफरेंस क्या होगा उसमें? नहीं, मेसिटाइलिन तो बहुत कम टेम्परेचर, इधर तो तोड़ दिया ना अपन ने उसको। मेसिटाइलिन तो बहुत कम टेम्परेचर पे बनेगा। वो तो सिर्फ ये है भाई, वो तो साइक्लाइजेशन है ना। सर वो कैसे होता है? जैसे मेटल डेट बनाया अपन ने, भाई थोड़ा टेम्परेचर पे हीट करते हैं, जब जैसी ऑर्बिटल सेम प्लेन में आएंगे हो गए। भाई अब ये बताओ कि इसको बेंजीन में कन्वर्ट करते हैं अपन? हाँ हाँ, तो बस वो सेम प्लेन में ऑर्बिटल आएंगे तो डिन्यूक्लियस हो जाएंगे। लो टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। ये लो बन। तो जैसे अपन ने पैराल्डिहाइड वगैरह बनाया ना, हाँ पैराल्डिहाइड वगैरह बनाया ना अपन ने, तो वैसे बिल्कुल वैसे ही अपन इसमें बना सकते हैं कि अगर मेरे पास ये है तो अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर टॉटराइज करके करना चाहें तो भी कर सकते हैं अपन। तो ये पैराल्डिहाइड, अगर एच होता तो अपन पैराल्डिहाइड बोल देते हैं इसको। तो सर, पर ये ऑक्सीजन बचता नहीं है लास्ट में? नहीं, तो फिर मतलब इसमें ऑक्सीजन। सर वो बेंजीन बनता है 135 वाला। लो बन गया फिर, ये हो गया। नहीं तो तुम जो कह रहे हो, रुको 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 रुको, एसीटोन से फिर मीडियम एसिडिक लिया होगा। हाँ हाँ सर, हाँ, H2SO4 डाला है। आया तो मतलब वही ना, मतलब इसलिए तो मैंने कहा कि मतलब तो डिपेंड करेगा कि मतलब भाई, अब उसने क्या किया ना, हम तो क्या, अगर आप इसमें एसिड डालोगे, मैं इसमें टॉटमराइज कर दूंगा, तुम टॉटमराइज करोगे, वापस रिसाइकिल उसको साइक्लाइज कर देंगे और डिहाइड्रेशन करके बेंजीन बना दूंगा। हाँ सर। हाँ। समझो ना? हाँ सर। अब अपना ये इधर क्या हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा। अब बाकी चीजें तुझे समझ में आ गई क्या करनी है हाँ सर। ना? तो बस वही है। तो वो डिपेंड करेगा, क्योंकि अपन ने यहाँ पर तुमने ऐसा नहीं बोला तो मैंने उसको टॉटमराइज नहीं किया। ठीक है। अब ना जैसे अपन मेटलर्जी खत्म कर लें तो बाकी भी अपन टॉपिक धीरे धीरे फटाफट, क्योंकि अपन को पता नहीं अभी कब तक हमारा वो होगा, तो मैं एकदम से अपन वो नहीं करेंगे। अपन ना शुरुआत करेंगे डीपीपी डिस्कस करने का। तुम लोग डीपीपी किए हो उसी के? सर अभी तो एडवांस वाले जो मिले वही कर रहे हैं। अच्छा, और जो डीपीपी फिजिकल और ऑर्गेनिक वाले डीपीपी होंगे ना जो लास्ट ईयर आपको मिले होंगे, वो सारे डीपीपी करेंगे। टाइम होगा तो डिस्कस करते रहते हैं, क्या फर्क। चलो फिर मैं मतलब आज लास्ट टाइम अपन मेटलर्जी कर रहे थे ना सर, हाँ सर। तो अपन मेटलर्जी को कंटिन्यू करते हैं भाई, है ना? तो मेटलर्जी में आई थिंक वी आर डिस्कसिंग, जैसा मुझे याद है, लीचिंग प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं अपन। लीचिंग प्रोसेस कर रहे थे और लीचिंग प्रोसेस में हमने लीचिंग ऑफ बॉक्साइट पढ़ लिया। तो बॉक्साइट है बाय, ये पढ़ने पड़े। बोर्ड का विजिबिलिटी ठीक है? हाँ दिख रहा है ठीक ना? है सर। ठीक है, चलो। अब सेकंड लीचिंग प्रोसेस जो था ना अपने पास, वो अपन पढ़ रहे थे, दैट इज साइनिक प्रोसेस, मैकआर्थर प्रोसेस, है ना, वो पढ़ रहे थे। तो मैकआर्थर प्रोसेस में अपन पढ़ रहे थे, एक तो मैंने आपको बताया था मेटल से, मतलब डायरेक्टली अगर अपने पास मेटल है तो दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर, ये अपने पास
गिवन था तो अपन ने इसको ऐसे लिखा था कि मान लो अपने पास सिल्वर है और इसको KCl से रिएक्ट करेंगे अपन और O2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो अपन ने कहा था कि अपन बनाएंगे इसको K2AgCl होल ट्वाइस, KAgCl होल ट्वाइस, और अपन ने कहा था कि इसको अपन बनाएंगे लाइक दिस, ये ट्वाइस होगा, और इसको अपन बनाएंगे K1। तो ये अपन को 4 लेना होता है और एक भी अपन को 4 लेना होता है, तो अपन ने 8 KCl ऐड किया था, जैसे अपन को याद है ना, मेटल में। तो ये 8 से मैंने कहा था आप बैलेंस कर लेना, 8 होगा तो 4 4 वहां हो जाएगा और बाकी आप बैलेंस कर लो, ठीक है। तो KOH अपने पास ट्वाइस हो गया और 2 अक्षर उधर है तो एक अक्षर उधर है, ऐसे बैलेंस कर देंगे, ठीक है ना। अब अगर ये बैलेंस हो जाएगा तो इसके बाद फिर अपन ने इसको क्या किया था, डिस्प्लेसमेंट किया। यहाँ अपन ने सिल्वर को जिंक से डिस्प्लेस किया था, so that is this is the oxidation process, this is the displacement process. So अपने पास यहाँ पर KAgCl होल ट्वाइस था, इसको डिस्प्लेस करवा के अपन लिखेंगे दैट इज, एक तो सिल्वर मिलेगा अपन को, दूसरा मिलेगा अपन को K2ZnCl होल 4 मिलेगा, या होल 4 चाहिए तो अपन को ट्वाइस चाहिए, तो ये सिल्वर मेटल प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ये अब कभी कभी क्या होता है कि देखो भाई, सिल्वर और गोल्ड नो डाउट दे आर इनर्ट मेटल्स और वो कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन सिल्वर का अर्जेंटाइट करके और होता है सिल्वर का और। तो मैं इसमें कहूंगा भाई, अगर मेरे पास सिल्वर और है तो क्या मैं तब भी Ag2S है तब भी मैं ऐसे ही कर सकता हूँ क्या, तो बताइए बिल्कुल होगा उसमें साइनिक प्रोसेस। लेकिन अब अपन इसको ऐसे करेंगे, अगर मेरे पास KCl के बना तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, दैट इज AgCl बनूंगा प्लस मैं इसको K2S ये बनाऊंगा, फिर K2S से, या फिर मैं इधर NaCN भी ले सकता हूँ, ये अपन को पता है, NaCN भी ले सकता है और KCl भी ले सकता है, मैंने आपको पहले बताया। अब अपन से क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई देखो, इसमें NaCN और KCl का क्या हुआ, क्या पूछेंगे अपन से कि NaCN और KCl का क्या हुआ। तो अगर NaCN और KCl का क्या हुआ पूछेंगे अपन से, तो अपन क्या करेंगे, अपने KCl तो यहाँ से रिएक्ट करवाया तो अपन को पता चल गया, तो अपन कहेंगे भाई इसको आप ना वापस KCl से रिएक्ट करो, जो K2S है राइट ना, या इसको अपन मतलब ऐसे KCl से रिएक्ट करेंगे तो अपन इसको ना, ये वाला पार्ट जो गिवन था अपन को पहले इससे ऑक्सीडाइज कर, तो यूज अपन को यही करना है, सारा प्रोसेस यही रहेगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको O2 और H2O से रिएक्ट करवाएंगे। अब ये प्रोसेस अपन से कई बार एग्जाम में पूछते हैं और वो कहते हैं कि बताओ इधर आगे मतलब K2S या Na2S का क्या हुआ, वो अपन को बताना होता है। तो अपन कहेंगे भाई यहाँ पर इसका, ये तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस था अपन को पता था, तो अपन कहेंगे इसमें ना Na2SO4 बनेगा, NaOH बनेगा और सल्फर बनेगा। तो अपन कहेंगे देखिए ये -2 था, इसमें हमने ऑक्सीडेशन किया इसका, ये +6 है और ये 0, ये ऑक्सीडेशन किया। तो हमसे कई बार ये प्रोसेस में ये वाला स्टेप पूछते हैं कि अगर हमारे पास मेटल ये है Ag2S है, तो उसमें K2S या Na2S किस में कन्वर्ट होता है, किस में ऑक्सीडाइज होता है, जो कि अपन को यहाँ नहीं दिखता। तो अपन से ये पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द स्पीशीज दैट विल बी फॉर्म, तो वो चीज अपन को आनी चाहिए, ठीक है। अब आप बैलेंस भी कर सकते हो इसमें, अगर अपन को, अरे क्योंकि मोस्टली ना 99% केसेस में वो Na2S से ही लेगा, तो इसलिए वो Na2S बनाएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आए ना आज तक वो सारे के सारे सोडियम के फॉर्म में आए, तो आज तक दिमाग में वही रहता है कि कभी भी उन्होंने पोटेशियम यूज नहीं किया, इसलिए वो दिमाग में वही था कि यार कई बार मोर देन वन ऑप्शन में एक से ज्यादा स्पीसीज पूछ लिया हमसे, कई बार हमसे मतलब सिर्फ
इन मतलब ऐसे कॉमा करके एक ही ऑप्शन में पूछ लिया, किसी दो का कॉम्बिनेशन बना के कि ये बनेंगे, और मोस्टली मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में आया है, क्योंकि स्टूडेंट मोस्टली ये वाला रिएक्शन याद रखता है, ये याद नहीं रखता। तो ठीक है, अपन उसको बैलेंस करके और बता देंगे। अब बाकी ये तो अपन को पता है, इसका अपन बता देंगे भाई, आपके पास ट्वाइस ऑफ AgCN है, KCN से रिएक्ट कर लो, और KCN से रिएक्ट करोगे तो K2, राइट ना, इसमें Ag, अब अपन इसमें AgCN होल ट्वाइस ये AgCN होल ट्वाइस बना लेंगे अपन, और जो आपके पास ये पहले AgCN बना था, इसको अपन KCN से फिर रिएक्ट करके ये बना देंगे, और उसके बाद इसको जिंक के साथ, ये तो बाकी आपको पता है क्या करना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। K2ZnCN, ये प्रोसेस होता है। तो ये वाला रिएक्शन अपन को ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये वाला रिएक्शन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दैट इज, आई विल से दैट, है ना, और बाकी ठीक है, अपन इसमें मतलब अगर आप याद रख सकते हो तो थोड़ा बहुत याद रखो कि भाई इसमें 4, 5 ऐसे 45 ऐसे 44 ऐसे बैलेंस करने की कोशिश करो, तो ये बैलेंस होगा। वो KOH को देख के अपन बैलेंस कर सकते हैं। तो इसमें ट्वाइस लेके अपन सल्फर बैलेंस कर सकते हैं, 4 था, यहाँ पर 2 है तो 2 सल्फर, ये बैलेंस हो जाएगा। तो इसको अगर याद रख सकते हैं अपन, तो थोड़ा वैसे बैलेंसिंग तो नहीं आता है, प्रोडक्ट ही आता है। बैलेंसिंग नहीं भी याद होगा तो भी चलेगा, लेकिन प्रोडक्ट आपको याद होना चाहिए कि किसमें कन्वर्ट होगा। लाइक दैट वी हैव टू डू। अब ये लीचिंग के बाद तो एक होता है लीचिंग ऑफ, मतलब लीचिंग प्रोसेस जब अपन पढ़ ही रहे हैं तो पूरा केमिस्ट्री का ही पढ़ डालो, मतलब जितना अपने सिलेबस में सभी कर दो। तो लीचिंग होता है ऑफ लो ग्रेड कॉपर, फॉर लो ग्रेड कॉपर, है ना, लो ग्रेड कॉपर। तो लो ग्रेड कॉपर को अपन क्या करते हैं ऐसे लो ग्रेड कॉपर में, दैट इज कि कॉपर जो है, दैट विल से दैट कि भाई कॉपर जो रस्टेड कॉपर होता है, ठीक है ना, जो रस्टेड कॉपर होता है तो वो ग्रीन डिपॉजिट्स होते हैं उसमें, तुमको पता है। हम क्या करते हैं, वो रस्टेड कॉपर को ना हम डिसॉल्व कर देते हैं कंसंट्रेटेड H2S कॉपर। तो रस्टेड कॉपर जो होता है ना, जनरली वो +2 क्रिस्टल होता है, और रस्टेड कॉपर ऑब्वियसली बात है, जैसे आयरन है, आयरन मेटल तो Fe होगा ना, लेकिन रस्टेड फॉर्म में होगा तो Fe+3 होता है, अपन को पता है। उस रस्टेड कॉपर को अपन क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 में डिसॉल्व करेंगे, और कंसंट्रेटेड H2SO4 में डिसॉल्व करके विल गेट दैट, ये कॉपर सल्फेट जैसे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ H+। ये कॉपर सल्फेट जो होगा दैट विल बी प्रेसिपिटेट, अपन उसे सेपरेट कर लेंगे, तो कॉपर सल्फेट हमें मिल जाएगा, कॉपर सल्फेट से हम कॉपर निकाल सकते हैं। तो ये भी एक लीचिंग प्रोसेस है जो अपन लो ग्रेड कॉपर के लिए करते हैं, ठीक है, जो रस्टेड कॉपर है उसके लिए। ये तीन ही आपके लीचिंग प्रोसेस है, एक तो बॉक्साइट वाला, दूसरा साइनाइड प्रोसेस, मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, या फिर लो ग्रेड कॉपर का, राइट, क्लीनिंग बाय कंसंट्रेटेड H2SO4, उसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं कॉपर सल्फेट, बाद में उससे कॉपर निकाल देते हैं। सो दिस इज अबाउट द लीचिंग प्रोसेस। मेरे ख्याल से अपन ने मतलब ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स की बात कर रहे हैं, तो दैट इज अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब अपन क्या करेंगे, कंसंट्रेशन के बाद अब हमें दूसरा टर्म था कि हीटिंग ऑफ ओर बिलो मेल्टिंग पॉइंट्स, राइट ना, हीटिंग ऑफ ओर बिलो मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करनी थी हमें। तो बिलो मेल्टिंग पॉइंट्स में अपन लिखेंगे, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज हीटिंग ऑफ ओर बिलो मेल्टिंग पॉइंट, बिलो मेल्टिंग पॉइंट। उसमें एक तो होता है कैल्सिनेशन। सो कैल्सिनेशन प्रोसेस के लिए अपन कहते हैं कि भाई दैट इज फॉर द कैल्सिनेशन प्रोसेस, that is heating of ore in absence or limited oxygen, in limited or
absence of O2, that is air. इसको कहते हैं अपन calcination. In this process, the percentage of metal in the ore. In this process, the percentage of metal in the ore increases. इस प्रोसेस में क्या होगा? The percentage of metal in the ore increases. अब अपन ये हीटिंग ऑफ ओर जो करते हैं below its melting point to convert ore into metal oxides. उसके लिए करते हैं अपन. अब अपन कहेंगे भाई देख कैल्सिनेशन अपन उनके लिए करेंगे जो जिनमें पहले से ऑप्शन दिख रहा होगा अपन को. जैसे एग्जांपल, मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया प्लस CO2 बन गया. तो ऑब्वियसली बात है इसमें परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कैलकुलेट करूंगा तो 40/100 होगा, जबकि ये 40/56 होगा, तो परसेंटेज बढ़ गया. अगर पहले जैसे अपने पास गिवन है Al2O3.XH2 या 2H2, तो आप अगर आपके पास ये है इसको हीट करो तो Al2O3 बचेगा और वाटर हट जाएगा. मतलब जो हाइड्रेटेड ओर है और जो ऑक्साइड ओर है, ऑक्साइड अगर पहले से तो वाटर और क्रिस्टलाइजेशन को हटा दो. अगर कोई मतलब कार्बोनेट है या हाइड्रोक्साइड है, जैसे अपने पास ये गिवन है .CuCO3, कई बार अपन ये मैलेचाइट ग्रीन है, ये लाइमस्टोन है, बॉक्साइट है, ऐसे मेटल और जो भी लिखूंगा उनके नाम भी आपको याद होने चाहिए. तो इसमें कॉपर ऑक्साइड बनेगा प्लस CO2 बनेगा प्लस H2 बनेगा. तो कई बार ऐसे भी हो सकता है कि कैल्सिनेशन के बाद CO2 भी निकलता है, H2 भी निकलता है. तो 99% केसेस में अपने पास यही एक ऐसा मेटल था जिसमें वाटर भी और था जिसमें वाटर भी निकल सकता है और CO2 भी निकल सकता है. तो अपन कैल्सिनेशन में अपन को पता चल गया क्या करना होता है. हेमेटाइट अगर होगा तो Fe2O3 होगा, .2H2O होता है. हीट करेंगे तो Fe2O3 बन जाएगा प्लस H2. तो इस तरीके से अपन कैल्सिनेशन कर सकते हैं. So in calcination process, the nature of ore doesn't change, but the percentage of metal in the oxide will increase. अब ये हीटिंग जो करता है अपन, वो हीटिंग मतलब ऐसे ही कर लेंगे तो कई बार अपन उसे लिखते हैं कि the heating is carried out in a reverberating furnace. Heating is carried out in a reverberating furnace. That is carried in a reverberating furnace. ठीक है ना. तो इसमें जो रेवर्बेटरी फर्नेस होता है उसमें टेम्परेचर 500 से अपन 800 तक लेके जा सकते हैं. थोड़ा और बढ़ा सकते हैं 900 तक, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो 500 to 800 होता है. और अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर पे किसी को हीट करना है तो अपन फिर उसके लिए अपन बेसमर कन्वर्टर ले लेंगे. बेसमर कन्वर्टर ले लेंगे क्योंकि बेसमर कन्वर्टर में अपन 800 से 1500 तक जा सकते हैं. और उससे ज्यादा अगर लेके जाना है तो ब्लास्ट फर्नेस ले लेंगे, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस में अपन 1500 से 3000 तक जा सकते हैं. और अगर उससे आगे जाना है तो फिर अपन को इलेक्ट्रिक फर्नेस लेना ही होगा. वो 3000 अब मतलब अपन बता सकते हैं 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से ग्रेटर जा सकते हैं इलेक्ट्रिक फर्नेस. तो इलेक्ट्रिक फर्नेस में अपन काफी ज्यादा टेम्परेचर तक होल्ड करवा सकते हैं, उतना टेम्परेचर जनरेट कर सकते हैं. तो इस टाइप के फर्नेस मतलब और इससे कम अगर टेम्परेचर चाहिए, हीट करना है 500 से कम, तो जो तंदूर वाली भट्टी होती है अपन उसी में उसको हीट कर देते हैं. फर्नेस मतलब वही भट्टी की बात कर रहे हो आप, कितना टेम्परेचर कहाँ अपन लगा सकते हैं. तो डिफरेंट टाइप के फर्नेस हो गए ये. कभी कभी हमें टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी तो अपन इस टाइप के फर्नेस में बता देंगे भाई किस फर्नेस में अपन क्या कर सकते हैं. ठीक है.
तो अपन को ये पता है कि देखो भाई इसमें परसेंटेज ऑफ मेटल चेंज बढ़ गया और नेचर ऑफ मेटल चेंज नहीं हुआ, ऐसे अपन बता सकते। दूसरा अपन पढ़ेंगे इसमें, इसको मान ले लेते हैं, इसको टू ले लेते हैं, दैट इज अ रोस्टिंग। और रोस्टिंग होता है हीटिंग ऑफ ओर इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग ऑफ ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो अपन कहेंगे ठीक है, आप एयर की जरूरत हमें तभी पड़ेगी जब वो जो मेटल हमें गिवन है वो पहले से उसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो अपन को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो PbO प्लस राइट दैट SO2 ऐसे। तो ऑब्वियसली बात है, ऐसे मेटल्स, ऐसे कोई भी मेटल्स अपन कहेंगे, ऐसे कोई भी मतलब ओर्स जिनमें ऑक्सीजन नहीं है और हमें कन्वर्ट करना है मेटल ऑक्साइड में, तो ऑब्वियसली बात है हमें एयर के साथ हीट करना ही होगा। मतलब रोस्टिंग उनका करना है जिनमें ऑक्सीजन नहीं है, और कैल्सिनेशन उनका करना है जिनमें ऑक्सीजन है। तो अपन कहेंगे वी कैन राइट लाइक दिस, अपन ऐसे लिख सकते हैं Cu2S को O2 से रिएक्ट करके Cu2O बना सकते हैं प्लस SO2 बना सकते हैं, मतलब ऐसे अपन बना सकते हैं। तो सिमिलरली फिर वी कैन राइट दैट फॉर HGS कर सकते हैं अपन, FeS2 कर सकते हैं अपन, है ना, इनके रोस्टिंग कर सकते हैं अपन, इवन वी कैन राइट दैट CO FeS2 कर सकते हैं अपन, दीज आर रोस्टिंग, इनकी रोस्टिंग करनी होगी। मतलब ऐसा कोई भी और अपन लिख लेते हैं जिनमें मतलब ऑक्सीजन नहीं था, तो अपन उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय रोस्टिंग। तो अपन को पता चल गया भाई रोस्टिंग किसका करना है और कैल्सिनेशन किसका करना है, वी आर एबल टू टेल दैट। अब अपन कहेंगे अच्छा सर मेरे पास अगर ऐसे गिवन है तो इसको भी कर दूं रोस्टिंग, AgCl है तो इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे, तो अपन कहेंगे भाई AgCl का ऑक्साइड नहीं बनता है। तो अगर AgCl अगर ऐसे है तो इसमें ना कुछ नए मेथड्स अपन लिख लेते हैं कि भाई क्लोराइडिंग, मतलब ऐसे ना, जैसे कैल्सिनेशन होता है, रोस्टिंग होता है, ऐसे अगर कोई क्लोराइड्स में अपन कन्वर्ट करना है, क्लोराइडिंग एजेंट जैसे Ag2S होता है, तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि जिनके ऑक्साइड नहीं बनते हैं तो उनके क्लोराइड्स बना सकते हैं, क्योंकि क्लोराइड से फिर अपन उनको इजीली प्रेसिपिटेट करके उनको सेपरेट कर सकते हैं। सो क्लोराइडाइजिंग को मतलब हो गया कि मेटल और इज कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड्स, इज कन्वर्टेड इनटू मेटल क्लोराइड्स। तो ऐसा तो वैसे मेटल क्लोराइड में कन्वर्ट करने के लिए मेरे ख्याल से सिल्वर से अच्छा और कोई एग्जांपल नहीं होता अपने पास। इसको अगर अपन NaCl से रिएक्ट करते हैं तो अपने पास AgCl का वाइब्रेटिव बन जाएगा और Na2S जो कि वाटर सॉल्युबल होता है वो मिल जाएगा। तो क्लोराइडाइजिंग जो होता है वो जनरली अपन Ag2S के लिए करते हैं। मेनली ये दोनों प्रोसेस ही करेंगे। अब कभी कभी ये भी होगा कि भाई ठीक है हमारे पास, मतलब मैं ऐसे कर सकता हूँ, क्या मैं सल्फाइड का रोस्टिंग कर सकता हूँ? सल्फाइड का रोस्टिंग कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। और सल्फाइड का कैल्सिनेशन कर सकता हूँ, ऐसा कर सकते हैं क्या? तो अपन क्या करेंगे, देखो भाई अब ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, है अगर मैच द फॉलोइंग है या मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है तो दोनों को टिक कर दूंगा सल्फाइड, इसको भी टिक करूंगा, ये भी टिक करूंगा सल्फाइड। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। अपन क्या करेंगे, अपन को पता है कि कैल्सिनेशन का मतलब है हीट करके मॉइस्चर हटा देना। अगर क्वेश्चन में अपन को प्रोसेस की बात कर रहे हैं, अगर वो क्वेश्चन में अपन को प्रोसेस की बात कर रहे हैं, कैसे प्रोसेस, उन्होंने कहा हमने फ्रोथ फ्लोटेशन करवाया उसके बाद क्या, तो अपन कहेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन के बाद आप कैल्सिनेशन के बाद रोस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि फ्रोथ फ्लोटेशन में ऑब्वियस सी बात है सल्फाइड और में मॉइस्चर तो हो गई, और मॉइस्चर होगा तो मैं कैल्सिनेशन करूंगा और कैल्सिनेशन करके रोस्टिंग करूंगा। तो अगर मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है तो अपन क्या करें, और प्रोसेस की बात चल रही है कि व्हाट आर द प्रोसेस, मतलब व्हाट आर द प्रोसेस बाय व्हिच द सल्फाइड ओर्स आर रिफाइंड, तो अपन उस प्रोसेस में बता देंगे।
सल्फाइड हो रहा है, लाइटर हो रहा है, फ्लोटेशन मेथड, फिर कैल्सिनेशन कर लेंगे, फिर रोस्टिंग कर देंगे। क्योंकि कैल्सिनेशन करने के लिए अपन ने क्या किया भाई, जो मॉइस्चर उसमें प्रेजेंट था हमने तो वो हटाया, जो फ्रोथ फ्लोटेशन में, फ्रोथ इज अ मॉइस्चर ना, उस टाइप से हो सकता है। तो बोलिए, ठीक है। तो वो अपन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन अगर अपन से ये कहा गया कि मतलब ऑक्साइड्स, द सल्फाइड ओड्स आर कन्वर्टेड इनटू द ऑक्साइड बाय कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग, ऑब्वियसली बात है रोस्टिंग बताओ। सो वो अपन थोड़ा ध्यान देंगे। तो अपन ने ये रोस्टिंग और वो पढ़ लिया, आपका क्या करना था अपन को। अब अपन बात करेंगे, दैट इज ये तो आपका कन्वर्ट। अब अपन ने मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया है, सारे मेटल्स को। अब ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया मेटल, तो फिर रिडक्शन करो उसका, है ना। अब अपन उसका रिडक्शन करेंगे। सो हीटिंग ऑफ रिडक्शन या स्मेल्टिंग बोलते हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, रिडक्शन कर लेते हैं और देख लेते हैं भाई। तो उसको कहेंगे अपन हीटिंग, दैट इज स्मेल्टिंग या फिर रिडक्शन। तो अपन रिडक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अपन रिडक्शन की बात करते हैं। अभी रिडक्शन में व्हाट आई विल से दैट रिडक्शन या स्मेल्टिंग ऐसे बोलते हैं। सो हीटिंग ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड with suitable reducing agent, with suitable reducing agent above melting points, that will be above melting points। तो अपन उसको हीट करेंगे, ठीक है भाई। उसको हीट कर लेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को भाई, हीट करना है तो कर लेंगे। सो अब रिडक्शन और स्मेल्टिंग कैसे करेंगे वो देखना पड़ेगा। अब एक होता है कि भाई मैं रिडक्शन विद, मतलब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपन को कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होता है। तो रिडक्शन विद कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ठीक है, इसमें अपन को जनरली एलिंगम डायग्राम से बताना होता है। अब एलिंगम डायग्राम में क्या अपन तो ये कहते हैं कि भाई जो मेटल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो बीच में प्रेजेंट होते हैं, मतलब डी ब्लॉक मेटल होते हैं भाई। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक तरफ अपन ने एल्कली मेटल पढ़े थे, एक तरफ में महंगे वाले मेटल पढ़े थे, और बीच में अपन ने पढ़े थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। सो जो मेटल जनरली जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बीच में प्रेजेंट होते हैं, उनके लिए अपन कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन रिडक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो अब अपन उसको थोड़ा सा ऐसे ही लिख देंगे, जो मैंने आपको कहा कि भाई मेटल्स प्रेजेंट इन middle of the electrochemical इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो कौन कौन से मेटल है, अपन कहेंगे आयरन है, जिंक है, टिन है, राइट। तो इस टाइप के जो मेटल्स हैं जो बीच में प्रेजेंट है, अपन कहेंगे Ni है, CO है, कोबाल्ट है, लाइक दैट ना। तो एक्सेट्रा इनके ऑक्साइड जो होंगे, लेड वगैरह भी लिखेंगे अपन, कोबाल्ट है, लेड है, राइट, ऐसे। तो इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं उनको अपन are reduced by this method, reduced by कार्बन एंड कार्बन, उनसे अपन रिड्यूस करेंगे। तो ठीक है, अपन भाई पता लगा लेंगे कि कौन से वैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के मिडिल में कौन होता है, उसका आइडिया अपन को होता है थोड़ा। इसके लिए अपन एलिंगम डायग्राम यूज करते हैं। तो एलिंगम डायग्राम में क्या करते हैं अपन, अब आप जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर ही रहे हो, तो एलिंगम डायग्राम में हम डेल्टा जी नॉट, है ना,
वर्सेस ये पर मोल गिवन हो गया अपन को, और वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। तो अपन कहते हैं भाई एलिंगम डायग्राम में विल से दैट अपने पास ऐसे पहले मैग्नीशियम इधर मतलब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अपन को गिवन हो गया, ऐसे ये 0 हो गया, -200 हो गया, लाइक दैट ना, -400 हो गया। कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछता अपन से, बस कंसेप्ट से मतलब होता है। -600 हो गया, -800 हो गया, किलो जूल पर मोल, -1000 हो गया, एंड सो ऑन। ऐसे अपन को गिवन। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देख भाई, अब मैं कोई एग्जैक्ट टेम्परेचर वगैरह नहीं लिख रहा, क्योंकि वो मैं एग्जैक्ट स्केल नहीं बना रहा, तो कंसेप्ट देखते हैं, खत्म करते हैं। अपन को जो गिवन होगा, जो चाहिए वो अपन देख लेंगे। अपन कहेंगे देखो मेरे पास ऐसे गिवन है एक मेटल की, और फिर उसके बाद मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। दूसरे मेटल के लिए मैं ऐसे कर, थर्ड मेटल के लिए मैं ऐसे कर देता हूँ भाई, कुछ मेटल के लिए मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है ना, मार्कर चेंज करता हूँ। तो अपन कहेंगे कुछ मेटल्स के लिए अपन ऐसे भी बता सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है, कुछ मेटल के लिए यहाँ पर हो सकता है। अब देखो मैं पता कैसे लिखूंगा, जो मेटल एसआरपी सीरीज में है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जिसका एसआरपी वैल्यू जितना ज्यादा नेगेटिव होगा ना, उतना ही नीचे होगा वो मेटल। तो मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करूंगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करूंगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाऊंगा। मुझे एक मोल की बात करनी है, पर मोल है, ये पर मोल की बात। जिंक को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करूंगा तो जिंक ऑक्साइड बनाऊंगा। और मेटल लिखूंगा तो और लिख लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। Fe को अगर रिएक्ट करूंगा O2 के साथ तो FeO बनाऊंगा, और अगर कॉपर को रिएक्ट करूंगा तो CuO। अब अगर आप देखोगे तो मैंने जैसे जैसे एसआरपी वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे मैंने इसमें लिखा हुआ। और जब अपन ने एप्लीकेशन पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, तब भी अपन ने लिखा था कि जिसका एसआरपी वैल्यू कम होगा उस मेटल का ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होगा। जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा होता है उनके ऑक्साइड भी कम स्टेबल होते हैं। कम स्टेबल होते हैं मतलब डेल्टा जी ज्यादा होता है। अगर ये ज्यादा स्टेबल है इससे, तो इसका मतलब है अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो एल्यूमिनियम इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए मैं मैग्नीशियम का यूज कर सकता हूं, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड से अगर मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाया जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की स्टेबिलिटी ज्यादा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, तो फिर रिएक्शन फिजिबल होगा। ये जहां लाइन ब्रेक होता है, जैसे पॉइंट ए लिखा है अपन ने, इस टेम्परेचर पे अगर कोई स्लोप कुछ ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाए तो उस पॉइंट पे फेज ट्रांजिशन होता है। तो यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगा इस पॉइंट पे, तो यहां पर इस पॉइंट पे जो अपन ले रहे हैं उसमें फेज ट्रांजिशन, मतलब यहां पर सॉलिड कन्वर्ट्स टू लिक्विड, दैट इज अ फेज ट्रांजिशन। तो मैं लिख देता हूं कि यहां पर फेज ट्रांजिशन होता है। और जो सॉलिड था तो सॉलिड कन्वर्टेड टू लिक्विड, वो लिक्विफाई होना शुरू हो जाएगा। मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड इस टेम्परेचर पे लिक्विफाई होना शुरू हो जाएगा। तो फिर जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का ग्राफ ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया। अब इसका मतलब है इस टेम्परेचर के बाद, इस टेम्परेचर के बाद अपन कहेंगे T2 टेम्परेचर के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि उसका डेल्टा जी नॉट ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ, अपन कहेंगे कि भाई इसमें अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड कम स्टेबल है और Al2O3 ज्यादा स्टेबल है, तो अपन कहेंगे इस टेम्परेचर T2 टेम्परेचर के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैं एल्यूमिनियम से रिड्यूस कर सकता हूं, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है। ये रिंगम, इसका मतलब है जिंक
ऑक्साइड अगर मेरे पास प्रेजेंट है तो मैं एल्यूमिनियम डाल के उस जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता हूं जिंक में, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है जिंक ऑक्साइड से, मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता हूं। ये एलिंगम डायग्राम। अब एलिंगम डायग्राम में क्या होता है कि भाई ठीक है, हमें पता चल गया आपने मेटल, कौन सा मेटल किसको रिड्यूस कर सकता है वो मुझे पता चल गया, लेकिन मुझे तो चाहिए था कि मैं किस मेटल को कार्बन से रिड्यूस कर सकता हूं और किस मेटल को मैं कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस कर सकता हूं। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, आप देख लो मतलब कैसे किस मेटल से किसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो अपन कहेंगे ऐसे अपन बना लेते हैं, मतलब मैं कोई स्केल नहीं बना रहा फिक्स, मैंने आपको बता दिया, मैं तो सिर्फ आपको ग्राफ बना के दिखा रहा हूं। ये कार्बन को अगर ऑप्शन से रिएक्ट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अपन को कार्बन से अगर रिड्यूस करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। एक्चुअली जो ग्राफ होता है ना, ये वाला ग्राफ, अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ये 600 से शुरू होता है। मैंने उसको ऊपर बना लिया थोड़ा, वरना वो काफी नीचे हो जाता है। अपन सिर्फ कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, मैंने इसमें स्केल फिक्स नहीं किया है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अपन स्केल फिक्स नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे ये पता है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जब रिएक्ट करेंगे तो ये 600 पे होता है। तो थोड़ा इसलिए रखा कि भाई कार्बन, मतलब कार्बन की मुंह से निकल रहा था, कार्बन भी इतनी औकात नहीं है कि एल्यूमिनियम को रिड्यूस कर पाए ऑक्साइड को, तो वो ही यहाँ करता तो वैसे हो जाता कि सर ये तो रिड्यूस कर देगा, ठीक है ना, तो वो रिड्यूस नहीं कर सकता ऐसे, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे कि भाई ठीक है, सर ने मुझे बार बार कहा कि स्केल नहीं बता रहा, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, आप कंसेप्ट के बेसिस पर क्वेश्चन करो। तो अब अपन कहेंगे देखो भाई यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, अब इसकी स्टेबिलिटी की बात करूंगा, जैसे अपन इसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे तो इसकी स्टेबिलिटी की बात कर लेंगे। तो इसके ऊपर जो भी रहेगा, इसके ऊपर जो भी रहेगा वो सब कार्बन से रिड्यूस हो सकता है। इसके ऊपर जो भी ऑक्साइड्स रहेंगे क्योंकि उसमें अपन कार्बन डाल देंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन फॉर्म हमको कार्बन डाइऑक्साइड करना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं हम बाकी ऑक्साइड से। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बता दो अपन क्या कि भाई अगर ऐसे तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड का स्टेबिलिटी बता सकते हो। तो अब अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड का स्टेबिलिटी बताऊंगा तो स्केल नहीं है, फिक्स्ड है, मैं ऐसे कर, तो ये वाला पार्ट जो है वो कार्बन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2 विल गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके ऊपर वाले जितने भी ऑक्साइड है, इस लाइन से ऊपर वाले जितने भी ऑक्साइड हो गए, इस लाइन से ऊपर वाले, वो सब के सब कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर, लेकिन अगर अपन कहेंगे सर ये इधर ऐसे आ रहा है तो अपन कहेंगे इस टेम्परेचर के बाद नहीं कर सकते कार्बन मोनोऑक्साइड से, और तब तक तो कार्बन मोनोऑक्साइड था ना स्टेबल। इस टेम्परेचर के बाद अगर आयरन ऑक्साइड की बात करें तो फिर आयरन ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड कम स्टेबल। तो इस टेम्परेचर के बाद अपन कहेंगे कि आप आयरन ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड से, मतलब ये आयरन ऑक्साइड है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करके आयरन में और CO2 में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट इज द कंसेप्ट कि भाई सीधी सीधी बात है, जो ऊपर है उसका ऑक्साइड का स्टेबिलिटी कम है, तो नीचे वाले मेटल से उसको रिड्यूस कर दो। मेरे ख्याल से बच्चे किसी को डाउट। अब इसमें एक और पार्ट होगा कि एक और अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मैं कार्बन से रिएक्ट करूंगा और O2 के साथ तो मैं कार्बन मोनोऑक्साइड बनाऊंगा। एक ही ऐसा ग्राफ है जो टेम्परेचर बढ़ने से ऑक्साइड की स्टेबिलिटी बढ़ती है। वो स्ट्रेट लाइन है, वो थोड़ा ऐसे दिखे ना, और मैं इतने लाइन होंगे अपन को दिख नहीं रहा पर क्या रहेगा सर। तो एक ही ऐसा ग्राफ है जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। एक ही ऐसा ग्राफ है जो आपने स्ट्रेट लाइन बनाया है, टेम्परेचर से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने
मतलब अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका डेल्टा जी कांस्टेंट रहेगा। और वो सारी चीजें अपन को कैसे पता चल जाते हैं, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है। भाई अगर अपन लिखे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, तो अपन को पता है अगर डेल्टा एन जी जीरो है तो डेल्टा एस भी जीरो, और अगर ये जीरो है तो ये दोनों बराबर है। रिएक्शन टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि अगर डेल्टा एस जीरो है तो टेम्परेचर कुछ भी रखो, क्या फर्क पड़ने वाला है। रिएक्शन में डेल्टा जी विल बी इक्वल टू डेल्टा। इस केस में क्या था, इस केस में अपन ने हाफ O2 यूज किया, तो इस केस में क्या करेंगे अपन, ये भी गैस है, ये भी गैस है। अपन अगर इसमें चेक करें तो डेल्टा एन जी जो होगा वो 1 माइनस हाफ होगा, मतलब ग्रेटर देन। तो डेल्टा एस भी ग्रेटर देन जीरो, और डेल्टा एस अगर ग्रेटर देन जीरो है तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। और डेल्टा जी नेगेटिव है, मतलब ये नेगेटिव रहा होगा, और ये वैल्यू जितना ज्यादा बढ़ेगा, अब ये पॉजिटिव है ना, डेल्टा एस पॉजिटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव, ये तो और ज्यादा डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव में बढ़ता जाएगा, बढ़ता जा रहा है। तो इस रिएक्शन के लिए क्या प्रॉब्लम था फिर, CO प्लस O2 गिव्स यू CO2। अब ये भी गैस था, ये भी गैस था, ये भी गैस था, इसमें डेल्टा एन जी नेगेटिव आ रहा है। डेल्टा एन जी नेगेटिव आ रहा था मतलब डेल्टा एस नेगेटिव होगा। अगर यहाँ डेल्टा एस नेगेटिव होगा, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, डेल्टा एस अगर नेगेटिव होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, और वो भी प्लस में, और ये नेगेटिव था तो इसका मतलब है डेल्टा जी बढ़ेगा। तो इसलिए उसका नाम ऐसा है। वो उसमें ये सारे के सारे रिएक्शन जो हैं, अपन ने ग्राफ जो बनाए हैं, वो सारे के सारे इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को, जो अपना इक्वेशन होता है, सारे के सारे रिएक्शन इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। तो ये एलिंगम डायग्राम है, अपन को पता चल गया कौन किसको रिड्यूस कर सकता है। स्लोप अगर एकदम से टिल्ट हो रहा है तो उसका रीजन क्या है। ऐसे कोई भी पॉइंट जहां पर मतलब अगर कोई ऐसे ऊपर आ रहा है, ये नीचे आ गया, या ये ऐसे हो गया, तो अपन को पता है कि किसकी स्टेबिलिटी किस टेम्परेचर पे बढ़ गई, किसकी स्टेबिलिटी किस टेम्परेचर पे बढ़ जाएगी, वो अपन को पता है। ठीक है, तो स्लोप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया, उस केस में अपन कहेंगे उसका डेल्टा एस चेंज हो रहा है, तो डेल्टा जी चेंज हो। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये एलिंगम डायग्राम है, इसमें ये भी पूछेंगे अपन से कि इसकी स्टेबिलिटी क्या है। अब ऐसे डायग्राम अपन सल्फर वगैरह के भी बना सकते हैं। सल्फर में सल्फाइड, मतलब अगर मेटल सल्फाइड है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेटल सल्फाइड को रिड्यूस करना थोड़ा मुश्किल है। ऑक्साइड को रिड्यूस करना थोड़ा आसान होता है, इसलिए अपन ऑक्साइड में कन्वर्ट करके फिर रिड्यूस कर रहे हैं। दिस इज योर रिडक्शन विद कार्बन एंड कार्बन। तो एलिंगम डायग्राम से आप कैसे डिसाइड करोगे, तो हम कहेंगे एसआरपी वैल्यूज से डिसाइड कर ले। तो वो एसआरपी वैल्यूज से अपन डिसाइड कर ले। तो वी गॉट दैट कि भाई ठीक है, क्या एलिंगम डायग्राम था, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से अपन कोरिलेट करके एलिंगम डायग्राम को पूरा बता सकते हैं। दूसरा रिडक्शन प्रोसेस लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस। थर्माइड प्रोसेस। तो this process is used to reduce the highly stable metal oxide. This process is used to reduce highly stable metal oxides. अब मेटल ऑक्साइड जैसे Cr2O3, they're highly stable. B2O5, they're highly stable. B2O3, they're highly stable. Fe2O3 is also very highly stable, right? तो इस टाइप के जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जो काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं,
उस टाइप के मेटल ऑक्साइड्स के लिए हमको ये एल्यूमिनियम थर्माइड प्रोसेस यूज करना होता है। तो ठीक है, एल्यूमिनियम थर्माइड प्रोसेस में हम क्या करेंगे, आप पहले तो थर्माइट मिक्सचर बनाएंगे अपन, और फिर थर्माइट मिक्सचर को अपन रिड्यूस करेंगे। तो बना देते हैं, एक्सेट्रा लिख लेते हैं इसमें, और इवन मतलब एमएन के तो काफी सारे और जो Mn3 और 4 वगैरह भी है, वो भी इससे अपन रिड्यूस कर सकते हैं। एल्यूमिनियम थर्माइट होता है दैट इज, अगर मान लो अपन एग्जांपल लिख रहे हैं तो Cr2O3 है मेरे पास, इसको एल्यूमिनियम के साथ में मिक्स, तो ये होता है थर्माइट मिक्सर, इसको अपन कहते हैं थर्माइट मिक्सर। अब इसको अपन रिड्यूस करेंगे तो विल राइट दैट, इसको रिड्यूस करेंगे तो विल गेट दैट क्रोमियम मिलेगा और Al2O3, ये प्रोसेस मेटल अपन इसमें ऑक्साइड को इससे हीट करके अपन बना देंगे। तो अपन को पता है कि भाई इसमें ना, इसमें अपन को क्या होता है कि मेरी मर्जी, मैं इसको इससे क्यों नहीं रिड्यूस कर सकता, चलो अपन तो इससे रिड्यूस करेंगे, क्या प्रॉब्लम है ना, क्या प्रॉब्लम है, मैं ऐसे बना देता हूं। अब इसका स्टेबिलिटी अगर बहुत ज्यादा होगा तो इसमें अपन को टेम्परेचर बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा, 3000 to 4000 डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ मेटल। इतना टेम्परेचर यूज करके अगर मैंने ये बनाया तो फिर बेकार है मेरा मतलब, भाई इतना टेम्परेचर अगर यूज करूंगा तो हो सकता है मैंने क्रोमियम बनाया और 1 ग्राम क्रोमियम का वैल्यू सपोज 1000 रुपीज है, मैंने 10,000 का तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें डाल दिया, तो मतलब क्या है फिर उसको बनाने का। तो हम कुछ ऐसा प्रोसेस अज्यूम करते हैं जिससे कि हमको वो क्रोमियम का प्रोडक्शन थोड़ा सस्ता हो। तो अपन क्या करते हैं, अपन इसमें बेरियम पेरोक्साइड लेते हैं और इसको इससे इग्नाइट करते हैं। जब अपन इसको इग्नाइट करेंगे थोड़ा सा टेम्परेचर देना पड़ेगा, एक बार अपन को मतलब इसके रिएक्शन को मुझे 2000 डिग्री के आसपास टेम्परेचर देना होता है, तो ये इग्नाइट हो जाता है। तो बेरियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा। इसको कहते हैं इग्निशन मिक्सचर। ये एक बार हमको इग्नाइट करना पड़ेगा, और एक बार अगर ये इग्नाइट हो गया तो जो ये हीट लिबरेट करेगा वो ह्यूज अमाउंट में होगा, एक बार इग्नाइट करेंगे तो वो ह्यूज अमाउंट वाला हीट इसको मेल्ट करेगा, और इसको मेल्ट करेगा तो ये इसमें कन्वर्ट होके ये बनाएगा। अब इसका फॉर्मेशन आल्सो रिलीजेस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि वो खुद भी अच्छा खासा स्टेबल है। सो फॉर्मेशन ऑफ दिस लिबरेट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लिबरेट huge amount of energy which is reused। हम इसी एनर्जी को वापस यूज कर लेते हैं। तो एक बार हमने इग्नाइट करके इस प्रोसेस को चलाया, इसके फॉर्मेशन से जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी बनेगा उसी एनर्जी को हम यूज करते रहेंगे रिएक्शन में। तो हमें बार बार टेम्परेचर को या कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। अगर हमें कार्बन के साथ इसको बर्न करना पड़ा तो इतने टेम्परेचर को अगर हम बनाएंगे, इतने टेम्परेचर को हमें कंटिन्यूअसली अगर जनरेट करके रखेंगे तब तो हमें बहुत महंगा पड़ेगा क्रोमियम बनाना। तो ऐसे मेटल जिनका ऑक्साइड बहुत ज्यादा स्टेबल होता है हम उसे एल्यूमिनियम के साथ रिड्यूस करेंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बनेगा उससे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होगा which is reused in the reaction। ये होता है एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस, द रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस। तो दूसरा रिडक्शन देख लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। सर अगर हमें पूछे कि कौन से मेटल ऑक्साइड एल्यूमिनियम रिड्यूस करेगा, तो हम डायरेक्टली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से बोल सकते हैं हर बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। और जनरली अपन ऐसे बता सकते हैं। और कब देखो इतना मतलब मेंस और जे उतना तो डीप में नहीं आता, लेकिन कभी कभी मतलब अपन से पूछ लेते हैं इसका रेशियो बता दो भाई क्या लेना होता है, तो उसका रेशियो भी अपन बता सकते हैं। लेकिन मतलब इस टाइप के क्वेश्चन है ना जो बहुत ज्यादा ही रटने वाले होते हैं, वो सब
मेडिकल वाले हैं, मतलब अपन को नहीं पूछे जाते ऐसे, है ना, कि कितने रेशियो में लेना होगा, ये सब वो बहुत ज्यादा डेप्थ में हो जाएगा। तो ठीक है, फिर मतलब लिख लेते हैं, लेकिन अपन की भाई कितने रेशियो में अपन को मेटल ऑक्साइड, और क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन आते हैं इससे, तो रेशियो वाला भी पूछ सकते हैं, उसमें क्या है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की बात करेंगे अपन, तो कहेंगे देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का मतलब है कि आप एक मेटल ले रहे हो, जैसे मान लो अपने पास ये बना है ना, कि कॉपर है अपने पास, तो मुझे पता है मैं इसको इससे रिड्यूस कर सकता हूँ, व्हाइट इज सो, इसकी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू एसआरपी। तो एसआरपी सीरीज मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं अपन उसे। तो अपन को पता है कि मेटल जिसका एसआरपी वैल्यू हायर है वो अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से लोअर एसआरपी वाले से डिस्प्लेस हो सकता है, ये बनने पड़ रहा है। वैसे भी अपन को पता है जिसका एसआरपी ज्यादा होगा उसको आइंस में लिख लो, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। जिसका एसआरपी कम है उसकी एक्वा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि उसकी गेन करने की कम होती है। तो इसको अपन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हो जाएगा, ये सॉल्यूशन में चला जाएगा, ये डिपॉजिट हो जाएगा। अब अपन कहेंगे भाई देखो हमें सब पता है, इसमें आपको कुछ ऐसी कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि अगर मुझे यहाँ पर कुछ करना है तो मुझे ई नॉट ऑफ द सेल मतलब ईएमएफ जो है शुड बी ग्रेटर देन 0, और जो आएगा इसमें इसका एसआरपी वैल्यू और इसका एसआरपी वैल्यू अपन को पता है, कैथोड माइनस एनोड ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, आएगा ही आएगा। आपने फिजिबल रिएक्शन लिखा हुआ, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज्यादा है, इसकी गेन करने की ज्यादा है, हमने फिजिबल रिएक्शन लिखा है तो डेल्टा जी होगा। अगर डेल्टा ई नॉट है तो डेल्टा जी होगा। अब अपन को लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, ई नॉट ऑफ द सेल से अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर ई सेल 0 है तो डेल्टा जी नेगेटिव, और डेल्टा जी नेगेटिव है तो फिजिकल रिएक्शन ये। अब आप अच्छे से सोच लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें अपन सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में वैसे तो बुक्स में बहुत सारे लिख देंगे, है यही जो अपन ने अब बुक्स में लिखने का मतलब वो वापस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिस्कस करना शुरू कर देता है। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रखा है तो मत लिखो, हो गया, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भाई ये कंडक्टिंग थोड़ा कम है, अगर थोड़ा कम कंडक्टिंग है तो फिर फ्लक्स ऐड करके जो मोल्टन मेटल है उनको ज्यादा कंडक्टिंग बना सकते हैं। समटाइम्स a flux is added to make the solution more conductive. अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में किसी और कंपाउंड को यूज कर रहे हैं तो उसका दो ही रीजन हो सकता है, या तो आप टेम्परेचर कम कर रहे हो या फिर आप कंडक्शन बढ़ा रहे हो। अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कर रहे हैं और उसमें आपने मान लो कोई दूसरा कंपाउंड ऐड किया, मान लो जैसे अपन ने कहा हमने इसमें कैल्शियम फ्लोराइड डाल, तो भाई कैल्शियम फ्लोराइड की क्या जरूरत है, इसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं कॉपर का और आयरन उसमें है, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, उधर कैल्शियम का क्या काम था। तो दैट इज कॉल्ड अ फ्लक्स। इसका मतलब है आपने उसको ऐड किया है टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, वही एक रीजन हो सकता है। जैसे अपन हॉल हेराल्ड प्रोसेस में कैल्शियम फ्लोराइड डालते हैं टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। तो अपन इसमें एक एग्जांपल लिख लेते हैं भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन
of aluminium Al2O3 by Hall-Héroult process. लिख लेंगे। अब हॉल-हेरोल्ड प्रोसेस में अपन क्या करेंगे, मैं इसको हटा देता हूं भाई। एक्चुअली ना और क्या-क्या अपन से पूछ सकते हैं वो थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है कि किसी भी प्रोसेस को लिखेंगे तो सिर्फ प्रोसेस नहीं, उसमें अपन से इफ और बट क्या-क्या हो सकते हैं वो अपन को ध्यान देना है। भाई मैं तो आपको सीधा-सीधा बता रहा हूँ कि किसी भी प्रोसेस के लिए आपको क्या करना होगा। तो अपन कहेंगे हॉल-हेरोल्ड प्रोसेस करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है, तो अपन उसको ऐसे बताते हैं भाई देखो इसमें अपन ये ग्रेफाइट ले लेंगे और ये निकल प्लेटेड ये कैथोड है, राइट ना। एक मिनट अपन कैथोड और एनोड ऐसा थोड़ा कर लेते हैं, देखिए थोड़ा ये कैथोड है और इधर अपन एनोड ये एनोड तो अपन ग्रेफाइट से बनाएंगे। अपन ने सीधा सीधा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना लिया बिल्कुल, मतलब जैसे राइट ना। और कैथोड जो होता है वो स्टील का बना हुआ होता है और यहाँ पर इसमें भी अंदर भी लाइनिंग इसमें कोटिंग कर लेते हैं ग्रेफाइट का, ऐसे कोटिंग कर देते हैं ग्रेफाइट कोटिंग। वो भी हमें क्या करना होता है कि भाई एल्यूमिनियम को पहले मोल्टन स्टेट में लाना होता है, तो Al3+ होगा और O-2 O-2 भाई एल्यूमिनियम है तो हॉल-हेरोल्ड प्रोसेस में ये करना होगा अपन को। अब अपन कहेंगे कि भाई देखो अभी तो आप बोल रहे थे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो उसको मोल्टन स्टेट में लाने के लिए तो मुझे बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। तो अगर एल्यूमिनियम को मोल्टन स्टेट में ले जाने के लिए मुझे हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, जबकि एल्यूमिनियम का अपना मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है, वो तो 800 पे मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो अगर इसको मेल्ट करने के लिए मैं अंदर सपोज मैंने कहा मुझे 1200 डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत पड़ेगी, तो फिर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप इसको मेल्ट करोगे तो फिर डिपॉजिट कैसे करोगे, क्योंकि वो तो वेपराइज हो जाएगा। भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट तो कम है, आपने बताया अभी 800 के आसपास होगा, तो 1200 पर तो ये वेपराइज होगा, तो फिर इस राइट ना इस मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट कम कर दें, तो इसमें क्रायोलाइट ऐड करते हैं as added to lower the melting। और सिंस दोनों पे चार्ज ज्यादा है तो आपस में सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन भी बहुत ज्यादा होगा, तो इसमें CF2 भी ऐड करते हैं, फ्लोरस्पार added to increase the conduction ऐसे कर लेते, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में कोई दूसरे कंपाउंड को ऐड करूंगा तो वो 100% उसका रीजन दो ही होगा, या तो आपने मेल्टिंग पॉइंट कम किया है या फिर आपने कंडक्टिविटी बढ़ाई है, इसके अलावा थर्ड कोई रीजन नहीं होता। कभी कभी अपन दोनों भी लिखते हैं क्योंकि क्रायोलाइट भी तो आयनिक कंपाउंड है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट Na3AlF6 है ना। तो अब अपन जब रिएक्शन करेंगे तो अपन ने टेम्परेचर कम कर लिया, कंडक्टिविटी बढ़ा दी, अब अपन इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो अपन को पता है, फिर अपन लिख सकते हैं कैथोड पे जो रिएक्शन होगा वो ऐसे लिख देंगे अपन भाई, कैथोड पे रिएक्शन तो Al3+3 electrons and we'll get that aluminum that is deposited।
और एनोड का जो रिएक्शन होगा उसमें अपन कहेंगे ऑक्सीजन जो होगा -2 दैट विल कन्वर्ट इनटू O2 + 2 इलेक्ट्रॉन, और इतना टेम्परेचर पे ये O2 जो होगा वो कार्बन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है, या फिर O2 कार्बन से रिएक्ट करके ये CO2 भी बना सकता है। तो दोनों ये प्रोसेस अपन बताते हैं एट दी एंड। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है, एनोड पे क्या रिएक्शन होता है, ये अपन बता देते हैं। सो अब एनोड पे तो कार्बन अगर यूज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन होगा तो उतना हाई टेम्परेचर पे तो कार्बन रिएक्ट करेगा। सो फॉर each kg of aluminum of Al, around 0.5 kg of CO carbon is used, graphite is used, तो वो यूज होता है। तो ठीक है, हमको बार बार ग्रेफाइट रॉड इसमें चेंज करना होता है, इसलिए अपन इसे अच्छा मेथड नहीं कहते, है ना, इसलिए अपन इसको अच्छा मेथड नहीं बोलते हैं कि भाई ये अच्छा मेथड नहीं। सो दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। हम बता सकते हैं एल्यूमिनियम के लिए अपन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। सो मोस्टली अपन से ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो लाइक दैट हमें पता है कि भाई अगर किसी को अपन ये एल्यूमिनियम मॉल्टन स्टेट में आपने ले रखा था, बाकी आपको पता है। मेनली अपन से ये पूछेंगे कि किसको किस लिए ऐड किया और क्या उसका यूज था। अब अपन कहेंगे जैसे ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जनरली हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो भी मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं, एल्यूमिनियम से पहले वाले जितने भी मेटल्स होंगे सबके सब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी करेंगे और वो भी मॉल्टन स्टेट, क्योंकि अपन को पता है वाटर का एसआरपी वैल्यू -0.83 होता है। तो फिर हम इनका एक्वस सॉल्यूशन का रिडक्शन नहीं कर सकते। एक्वस सॉल्यूशन का रिडक्शन करोगे तो वाटर का रिएक्शन होगा कैथोड पे, क्योंकि वाटर के इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी बाकी सब मेटल ऑक्साइड से, इसलिए हमको मॉल्टन स्टेट में करना होगा। डजंट मैटर वो ऑक्साइड में गिवन है या क्लोराइड में गिवन है या किस फॉर्म में, तो वो अपन को ध्यान रखना। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन अपन किसका करेंगे, तो अपन को पता चल गया। तो एल्यूमिनियम या उससे पहले वाले जिनका एसआरपी वैल्यू एल्यूमिनियम का 1.67 होता है, तो किसी का भी एसआरपी वैल्यू अगर 1.67 से कम है तो ऑब्वियस सी बात है हम उसे मॉल्टन स्टेट में उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे। अब इसके बाद अपन लिख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के बाद दैट इज सेल्फ रिडक्शन, इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन में क्या होता है, इट इज carried generally along with roasting। अपन रोस्टिंग के साथ ही इसका रिडक्शन करते हैं। आपको अपन से डायग्राम बनाने के लिए थोड़ी कहने वाला है कि भाई किसमें कैसे करोगे आप कैसे, तो अपन सीधा सीधा बताते हैं। हमारे पास PbS था, इसको O2 से रिएक्ट करवाता हूँ, हीट करता हूँ, PbO बना और SO2 बना। ये SO2 तो अपन H2SO4 बनाने के लिए आगे कर देते हैं, और PbS जो होता है वो PbO जो होगा इसमें इसका एक्सेस में ऐड करेंगे इसको अपन, तो ये वापस अपन को Pb और वापस SO2 में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां पर अपन को इम्प्योर मेटल मिल जाएगा। यहां पर रिडक्शन कर ही रहे हैं भाई इम्प्योर मेटल के लिए, ये सब इम्प्योर मेटल के लिए ही तो कर रहे हैं, बाद में रिफाइनिंग कर लेंगे। तो अपन को यहाँ पर इम्प्योर मेटल मिल जाता है, सो दैट इज सेल्फ रिडक्शन। अब सेल्फ प्रोडक्शन के लिए अपन किस किस के लिए सेल्फ प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो अदर एग्जांपल में अपन कॉपर सल्फेट के लिए, मर्करी सल्फेट के लिए सेल्फ प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये एक्सेट्रा शोज सेल्फ प्रोडक्शन। सेल्फ प्रोडक्शन हम कहेंगे आपने
इसमें जिंक ब्लेंड नहीं लिखा ना अपन ने, तो जिंक ब्लेंड में क्या होगा, सपोज मेरे पास ये है ना, मेरे पास ZnS है और इसको मैंने ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया, इसने ZnO बनाया प्लस SO2 बनाया, हीट किया अपन ने। अभी सेल्फ रिडक्शन जो अपन करते हैं वो करते हैं किसमें, मतलब एटलीस्ट इसको अपन रेबरवेटरी फर्नेस में करेंगे अगर ये सारा का सारा प्रोसेस करना है। रेबरवेटरी फर्नेस मतलब 800 टू 500 टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड आपने यूज किया होगा टेम्परेचर। अब मैंने इसमें क्या किया, इसमें ZnO को और एक्सेस में ऐड कर दिया और ZnO इसमें जो बना था उसी में अपन ने ऐड कर लिया। सो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास जिंक बन जाएगा और SO2 और बन जाएगा, तो सेल्फ रिडक्शन। तो अपन इसको ऐसे बैलेंस कर लेंगे, ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर जो प्रोसेस अपन करते हैं वो करते हैं प्रोसेस अपन कितना 500 डिग्री सेंटीग्रेड टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड अपन रेबरवेटरी फर्नेस में इतना टेम्परेचर रखना होता है अपन को। तो अपन को ये फर्नेस में इतना टेम्परेचर तो रखना ही होगा। अब होता क्या है कि जिंक का मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत कम होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है जिंक का मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर इतना टेम्परेचर पे जिंक को हीट करूंगा तो वो तो वेपराइज हो जाएगा। भाई अगर ये प्रोसेस करने के लिए इतना टेम्परेचर लिखूंगा तो जिंक तो वेपराइज हो जाएगा, राइट ना। एट दिस टेम्परेचर क्या होगा, अपन इसको रेबरवेटरी फर्नेस में कर रहे हैं, तो रेबरवेटरी फर्नेस में तो इतने टेम्परेचर पर जिंक वेपराइज हो जाएगा और जिंक वेपराइज होगा तो फिर अपन थोड़ी कर सकते हैं, तो इसके साथ ही जिंक उड़ जाएगा, तो फिर अपन ये प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। भाई आप ऑक्साइड में तो कन्वर्ट कर लो, ऑब्वियसली बात है, सभी मेटल को अपन को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है और उसके बाद अपन को उसका एक्सट्रैक्शन करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर अपन इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और फिर इसका सेल्फ रिडक्शन करेंगे तो इतना टेम्परेचर होगा, उस पर वो वेपराइज हो गया तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, फिर अपन जिंक ऑक्साइड ले लेते हैं। अब मैंने वर्ड में लिखा तो नहीं है लेकिन तुम लोग मतलब मेरे ख्याल से समझ रहे होगे, और जब मैं बोल रहा हूँ उसको बाद में मतलब नोट भी कर लेते होगे या नोट कर रहे होगा। जिंक हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, low melting point. So at 500 degrees centigrade it vaporizes. मतलब अपन तो जिंक का रिफाइनिंग ही डिस्टिलेशन से करने वाले। डिस्टिलेशन मतलब हम तो लिक्विड का करते हैं डिस्टिलेशन, हाँ तो जिंक का मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है कि अपन उसे वेपराइज करके ही उसका डिस्टिलेशन करने वाले, रिफाइनिंग करने वाले। अपन कहेंगे ठीक है भाई कोई बात नहीं, तो वेपराइज सो it cannot show self reduction, cannot show self reduction, वरना वो CO2 के साथ SO2 के साथ ही उड़ जाएगा। तो फिर तो जिंक के लिए अपन को यूज करना होता है कार्बन रिडक्शन। कार्बन रिडक्शन में क्या होगा, जिंक प्लस CO बनेगा, तो CO तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्टेबिलिटी बढ़ती है CO की, और CO का जो डेल्टा G था वो काफी कम था, वो -200 के आसपास था, मतलब बहुत इजीली ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फीजिबल रहेगा, राइट। तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फीजिबल रहेगा, तो इसके लिए अपन को कार्बन रिडक्शन यूज करना होता है जिंक के लिए। For the same reason we say that so does, यहाँ पर अपन ऐसे लिख देंगे zinc oxide and tin oxide are reduced by कार्बन। तो दोनों के लिए ही आपको कार्बन रिडक्शन शो करना पड़ेगा, जिंक के लिए भी और उसके लिए। तो ये अपने रिडक्शन मेथड थे जिसमें अपन बता सकते हैं कि भाई रिडक्शन मेथड में अपन को क्या करना होता है। अब हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मैंने लीचिंग प्रोसेस में आपको बताया था, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट। लो ग्रेड कॉपर को अपन को कैसे अपन ने हाइड्रोजन से उसे डिस्प्लेस किया था।
H2SO4 से रिएक्ट करवा के अपन ने उसको डिस्प्लेस किया था। तो एवरीथिंग मोस्ट ऑफ द पार्ट इज रिलेटेड टू द SRP वैल्यूज। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत यूज होता है मेटलर्जी। ठीक है, Ag2S भी सेल्फ रिडक्शन दिखाएगा ना? नहीं, Ag2S कैसे दिखाएगा सेल्फ रिडक्शन? Ag2S का तो ऑक्साइड ही नहीं बनता, तो कैसे दिखाएगा सेल्फ रिडक्शन? भाई Ag2S को पहले ऑक्साइड में तो कन्वर्ट करो, अगर ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा तो अपन कर पाएंगे कि भाई उसका सेल्फ रिडक्शन होगा, नहीं तो कैसे बता पाऊंगा सेल्फ रिडक्शन? ठीक है सर। ठीक है, तो अपन कहेंगे अब ये सेल्फ रिडक्शन था। अब एक अपन ऐसे, तो वैसे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वैसे इलेक्ट्रोलाइसिस में अपन ने काफी कुछ पढ़ा हुआ है। तो अगर अपन जैसे लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड जो होते हैं ना फॉर नॉन मेटल्स होता है। भाई आप हर बार मेटल्स की बात कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा नॉन मेटल्स भी तो बताते जाओ भाई। नॉन मेटल को हम क्या करें, कैसे मतलब उनका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग वगैरह या उनका कैसे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होता है, क्योंकि नॉन मेटल्स में ऑलमोस्ट सारे हैलोजेंस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से करते हैं, और इवन फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से ही प्रिपेयर कर सकते हैं अपन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ या इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस फॉर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो इसमें से ही फ्लोरीन निकालते हैं। तो नॉन मेटल्स में अपन क्या करते हैं, फॉर नॉन मेटल्स द reduction oxidation is carried out. Oxidation reaction is carried out. A reaction is carried. तो अगर हम नॉन मेटल्स अगर हमें गिवन है तो नॉन मेटल्स के लिए अपन को क्या करना होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड करना होगा। तो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो अगर लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन from brine solution। तो ब्राइन सॉल्यूशन अपन सबको पता है, आप एक्वस NaCl की बात कर रहे हैं। ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस अपन सबको आता है ना। ब्राइन सॉल्यूशन में करने पड़ा हुआ है कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस करना होता है ब्राइन सॉल्यूशन का। तो अगर अपन ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो लेट अस चेक व्हाट विल हैपन। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। तो अब वैसे तो अपन ने पहले पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिस में, सर आपने बहुत मतलब काफी कुछ बताया NaCl मतलब डाइल्यूट, वैली डाइल्यूट और पता नहीं क्या क्या लिखा, कॉन्सेंट्रेटेड, वो सब भी पढ़ा हुआ है। तो H2O भी होता है, Na भी होता है और Cl भी होता है। ये कैथोड है या एनोड है? तो कैथोड रिएक्शन तो अपन को पता है वाटर का रिएक्शन होगा। H2O will get converted to इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो अपन को ऐसे लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो OH लिखना पड़ेगा। OH लिखोगे तो मैं H2 लिखूंगा, है ना। OH लिखोगे तो मैं H2 लिखूंगा, ऐसे अपन को पता है। एनोड रिएक्शन की बात, अभी एनोड रिएक्शन होगा तो Cl- होगा, Cl- होगा तो अपन को पता है ये रिएक्शन इधर, ये रिएक्शन इधर। तो Cl2+2 इलेक्ट्रॉन को एनोड रिएक्शन। अब इसमें जो कैथोड एनोड रिएक्शन है ना, इसका डेल्टा G नॉट जो होता है, क्योंकि ये तो पता है अपन को इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस अगर आप कर रहे हो तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एनर्जी दोगे तो प्रोसेस होगा। अगर हमें डेल्टा G नॉट गिवन है तो मैं E नॉट ऑफ द सेल कैलकुलेट, अगर डेल्टा G नॉट गिवन है तो किलो जूल्स, तो NOF करके अपन E नॉट ऑफ द सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका E नॉट आता है अपने पास -2.2 वोल्ट, तो इसका मतलब है इससे थोड़ा सा ज्यादा अपन, क्योंकि थोड़ा एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज, तो अपन थोड़ा सा ज्यादा पोटेंशियल देके अपन इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं। तो अपन को पता चल जाएगा कि इन रिएक्शन में अगर हमें E नॉट पता है दोनों का, क्योंकि SRP वैल्यूज तो अपन को पता ही होता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन, इसका E नॉट था -0.83 और इसका E नॉट Cl2 का वो भी अपन बता सकते हैं, दैट इज अराउंड
1.3 के आसपास होता है, तो अपन दोनों को कंबाइन करके बता सकते हैं। 1.23 के जैसे होता है, तो दोनों ही अपन को वैल्यूज पता है, अपन ने पढ़ा हुआ है मतलब, तो अपन बता सकते हैं। सो बस हमें इससे ये पता चल जाएगा कि अगर मुझे या तो डेल्टा जी नोट पता हो तो मैं एक्सटर्नल वोल्टेज कितना सप्लाई करना है वो पता चल जाएगा, या फिर एक्सटर्नल वोल्टेज पता है तो डेल्टा जी बता दूंगा कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। वैसे भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तो नहीं होते हैं अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की बात करें आप, ये अपना इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है। तो लाइक दैट अब ये वैल्यूज अपन को गिवन होंगे तो फिजिबिलिटी तो बता ही दूंगा, लेकिन जितना भी नॉन मेटल्स है, जनरली नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस से ही हम उनको रिड्यूस करते हैं। तो Cl मतलब यहाँ पर अपन ने इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से H2 भी बनाया और Cl2 बनाया एक्वस सॉल्यूशन से पिघल, और NaOH भी बनेगा इसमें। वो कास्टनर केल्नर प्रोसेस सिखा रहे हो आप और क्या, तो तुमने पता पढ़ा हुआ है ना कास्टनर केल्नर प्रोसेस, ये वही है। तो ये तो थे रिडक्शन प्रोसेस, है ना, ये तो थे रिडक्शन प्रोसेस। अब अपन रिफाइनिंग की बात करेंगे। अभी अपन ने किसी मेटल का मेटलर्जी नहीं पढ़ा है, अभी बहुत सारा पार्ट है, लेकिन क्या ना अभी मैं एक आउटलाइन बना रहा हूँ कि भाई अपन कैसे मेटलर्जी है क्या, मैं पढ़ूं क्या, तो थोड़ा सा अपन को आइडिया आ गया ना। अब रिफाइनिंग की बात करते हैं। रिफाइनिंग का मतलब है इम्प्योर मेटल को और प्योर बनाना, सो प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल। of impure metal, the purification of impure metal। तो अपन क्या करेंगे, पहले अपन पढ़ लेते हैं भाई डिस्टिलेशन। तो अपन कहेंगे देखो सर, सीधी सीधी बात है, आपको डिस्टिलेशन में हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, एग्जांपल बता दो, क्योंकि डिस्टिलेशन का मतलब है मेटल दूसरे मेटल के साथ मिक्सचर में था, उस मेटल को हमने हीट किया, वो वेपराइज हुआ और डिस्टिल कर लिया, खत्म। आप ये बताओ किस मेटल का करना है। तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, जिनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, सो जिंक एंड मर्करी हैज लो बॉइलिंग, इनका डिस्टिलेशन से करेंगे, ठीक है। डिस्टिलेशन मतलब वेपराइजेशन बोल रहे हो, बिल्कुल। दूसरा अपन लिखेंगे लिक्विफिकेशन। impurities has a higher melting point, has a higher melting point than metal। तो भाई डिस्टिलेशन में अपन क्या करेंगे ना, लिक्विफिकेशन में अपन क्या करेंगे, लिक्विड बना रहे हैं, मतलब सीधी सीधी बात है। आप क्या करने वाले हो कि भाई यहाँ पर ऐसे एक स्लोप बनाओगे और यहाँ पर आप इसको मेटल, मतलब यहाँ पर आपने इम्प्योर मेटल रखा हुआ है, अब आप इसको हीट करोगे, इसको हीट करते हैं, हीट करोगे तो यहाँ पर मेटल जो होगा, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो मेटल को अपन फ्लो करवा लेते हैं, प्योर मेटल विल ऐसे फ्लो डाउन, क्योंकि इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहा। तो अपन कहेंगे ठीक है सर, आप ये बताओ कि किस मेटल के लिए करना है, जिसमें मेटल में इम्प्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है और मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, वो बता दो आप। हम एग्जांपल ज्यादा जरूरी है, तो अपन कहेंगे इस केस में भी अपन लेड लिख सकते हैं, टिन लिख सकते हैं, मरकरी को भी कर सकते हैं क्योंकि उनको भी कर ही सकते हैं, है ना, क्योंकि लेड, टिन और मरकरी लिख सकते हैं, और इस टाइप के मेटल के लिए अपन ये यूज करते हैं। तो लेड और टिन अपने लिए मेनली ये मेटल्स होंगे जिसके लिए अपन ये परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। अब अपन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की बात कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है ना, अगर आप लिखोगे फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन, तो एसआरपी, देन एसआरपी
मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, मस्ट बी ग्रेटर देन अपन कहेंगे और ग्रेटर देन -0.8। भाई वाटर से तो ज्यादा ही हो जाना चाहिए ना ऐसा भी, वरना एक्वस सॉल्यूशन से नहीं कर पाएंगे। फॉर electropositive metals, in molten state, for less electropositive metal, electropositive metal in aqueous state। और अगर मान लो अपने पास हाईली मतलब वेरी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, जैसे कॉपर जिंक है, वेरी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, इन एक्वस, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, इन सब के लिए तो अपन कहेंगे इट विल बी एक्वस। और इन सब में इम्प्योरिटीज जो होते हैं वो मतलब जनरली इम्प्योरिटीज अगर अपन देखें तो इम्प्योरिटीज जो होते हैं वो ऑक्साइड्स होते हैं। इम्प्योरिटीज आर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, फास्फोरस, है ना। जो इम्प्योरिटीज होंगे वो जनरली इम्प्योरिटीज अपन ऑक्साइड्स लिखेंगे, सल्फर, फास्फोरस, सेलेनियम, टेलोरियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये इम्प्योरिटीज। अब अपन कहेंगे सर ये इम्प्योरिटीज, वो इम्प्योरिटीज अपन को पता है, अगर कॉपर का एक्सट्रैक्शन करोगे ना तो महंगे वाले मेटल उसमें मड जैसे होता है, एनोड मड, मैंने पहले ही बताया हुआ है। अगर गोल्ड का एक्सट्रैक्शन करेंगे तो प्लैटिनम विल बी द एनोड मड, सिल्वर का करोगे तो प्लैटिनम एंड गोल्ड विल बी द एनोड मड। बाकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है उनमें इनके ऑक्साइड्स होते हैं, जब उनका एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं थोड़े बहुत ऑक्साइड्स इनके रह जाते हैं। अगर सल्फाइड हो रहा है तो SO2 का थोड़ा तो रहेगा, फास्फोरस के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो थोड़े तो रहेंगे। तो इस टाइप से इंप्योरिटीज होते हैं जो अपन ने घटा। सो दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब अपन यहीं रुक जाते हैं, इसके आगे नेक्स्ट टाइम क्लास में करेंगे, मेरा क्लास है अभी फिर से, ठीक है ना, तो अपन यहाँ रुक जाते हैं। चलो, थैंक यू। थैंक यू सर।